अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। आज के इस लेक्चर में हम वाइंड अप करने वाले हैं हमारे सारे के सारे न्यूमेरिकल फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5 और हमारे रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स थे न्यूमेरिकल नंबर 9 एंड न्यूमेरिकल नंबर 10। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 एंड स्टेटमेंट इज अ गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 35 dm cube at 17 degrees Celsius. If the gas temperature rises to 34 degrees Celsius at constant pressure, would you expect the volume to double? If not, calculate the new volume. अब इस न्यूमेरिकल में पहले आपसे आपकी एक्सपेक्टेशन पूछी गई है और उसका आंसर करने के लिए आपको लॉ को यूज करना है और फिर आंसर देना है। As we know that in this question there is relationship between volume and temperature. So, इसका मतलब है जो लॉ फॉलो होगा वो होगा चार्ल्स लॉ एंड यू कैन क्लियरली सी दैट प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। सो प्रेशर कांस्टेंट होता है चार्ल्स लॉ में। सो चलिए शुरू करते हैं बाय राइटिंग आवर गिवन डेटा। किसी भी न्यूमेरिकल का पहला स्टेप गिवन डेटा ही राइट करना है, चाहे वो न्यूमेरिकल कितना भी शॉर्ट क्यों ना हो। गिवन डेटा को प्रॉपर हेडिंग के साथ प्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। So you can see from the first line that a gas occupies a volume of 35. So it means this is initial volume or it is called as V1. So V1 is 35 dm cube. अब जब वॉल्यूम 35 dm cube था तो टेम्परेचर था 17 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये है T1 which is 17 डिग्री सेल्सियस। अब अगर बात करें नेक्स्ट लाइन की, so in that line you can see that गैस टेम्परेचर राइजेस, यानी कि टेम्परेचर चेंज हो गया। प्रीवियसली इट वाज T1, अब होगा ये T2 और चेंज होके टेम्परेचर हुआ 34 डिग्री सेल्सियस। नाउ प्रेशर कांस्टेंट है, एक्सपेक्टेशन बतानी है कि वॉल्यूम डबल होगा या नहीं, और साथ ये भी बताना है कि अगर डबल नहीं होगा तो कैलकुलेट करना है न्यू वॉल्यूम। तो पहले ही लिख देते हैं कि हमें V2 कैलकुलेट करना पड़ सकता है अगर हमारी एक्सपेक्टेशन वहां नहीं आई। सो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन से। सो वॉल्यूम विल नॉट बी डबल्ड बिकॉज द टेम्परेचर इज नॉट डबल्ड। अब आप कहेंगे कि टेम्परेचर तो डबल हो रहा है, सो यहां तो डबलिंग नहीं हुई। मैं कैसे कह रही हूं कि टेम्परेचर डबल नहीं हो रहा? अगर हम देखें 17 डिग्री सेल्सियस को और 34 डिग्री सेल्सियस को, तो 17 और 34 के दरमियान जो रेशो है वो तो डबल की ही है, ये तो 1:2 है। तो मैं कैसे कह रही हूं कि ये डबल नहीं हो रहा? सो स्टूडेंट्स, मैं यहां आपको याद करा दूं कि जब भी हम चार्ल्स लॉ में किसी चीज को पुट करते हैं या वैल्यूज देखते हैं तो उनको होना चाहिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल में। जी हाँ, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल होता है उसका केल्विन स्केल। सो इसका मतलब डिग्री सेल्सियस में वैल्यू वर्क नहीं करेगी, हमें उसे केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उस केल्विन की वैल्यू से हम अपनी एक्सपेक्टेशन का अंदाजा लगाएंगे। सो अगर आपको ये केल्विन स्टोरी नहीं पता तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो यहीं पे गलती कर जाएंगे। सो आपको हमेशा याद रखना है कि फॉर चार्ल्स लॉ टेम्परेचर इज इन केल्विन स्केल। सो चलिए कन्वर्ट करके देखते हैं कि क्या ये वाकई डबल है या नहीं। सो अगर हम बात करें T1 की, तो T1 हो जाएगा 17 + 273 केल्विन, और अगर हम इसे प्लस करें तो यू विल गेट योर आंसर एज 290 केल्विन्स। अब अगर देखें वैल्यू ऑफ T2 को, सो T2 है 34, सो 34 + 273, और ये कितने केल्विन होगा अभी देख लेते हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं सो वी आर गोइंग टू गेट 307 केल्विन्स। अब यहाँ पे दो टेम्परेचर्स गिवन है आपके पास, 290 केल्विन और 307 केल्विन। तो क्या ये दोनों टेम्परेचर्स के दरमियान 1:2 है? क्या ये डबल हो रहा है टेम्परेचर? ऑफ कोर्स नॉट। सो आपको रिलेशनशिप देखना है अकॉर्डिंग टू केल्विन स्केल। सो अब आप अपनी स्टेटमेंट फॉर्मुलेट कर सकते हैं दैट द वॉल्यूम विल नॉट बी डबल्ड, यानी कि हमारी पहली सिचुएशन ये है कि वॉल्यूम विल नॉट बी डबल्ड। और अगर पूछा जाए कि क्यों डबल नहीं है, सो उसकी रीजन आपको देनी है बिकॉज
रीजन के लिए हमेशा आप सेंटेंस बिकॉज से स्टार्ट करते हैं. द टेम्परेचर इज नॉट डबल्ड. टेम्परेचर इज नॉट डबल्ड. सो ये तो हुआ हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर, जिसमें उन्होंने पूछा था हमारी एक्सपेक्टेशन के बारे में. अब चूंकि टेम्परेचर डबल नहीं है तो हमें कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी. सो वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम. और चूंकि यहां पे चार्ल्स लॉ यूज हो रहा है, सो वी विल राइट दैट बाय यूजिंग द इक्वेशन ऑफ चार्ल्स लॉ. और फिर आपको मेंशन करनी है उसकी इक्वेशन, विच इज V1 over T1 is equal to V2 over T2. अब इस इक्वेशन में हम सब्जेक्ट बनाएंगे जो हमें फाइंड करना है. दिस इज V2. सो चलिए रीअरेंज करके देखते हैं कि हम V2 कैसे फाइंड कर सकते हैं. सो V2 फाइंड करने के लिए वी हैव टू राइट V2 ऑन वन साइड और V1 divided by T1 multiply by T2 is going to give you the answer of V2. किया मैंने कुछ नहीं है, आई हैव जस्ट सिंप्लीफाइड दिस एक्सप्रेशन और मैंने V2 को सेपरेट किया है. T2 का रिलेशन V2 के साथ डिवीजन का था, तो जब वो इक्वल के ऑपोजिट साइड पर मूव करेगा तो वो रिलेशन हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन का, और सिंपली मैंने वही मल्टीप्लीकेशन शो की है. नेक्स्ट स्टेप में यू हैव टू पुट द वैल्यूज. जी हाँ, सो यू कैन राइट दैट बाय पुटिंग दी values. You can always write by putting the values in the above equation. So चलिए values put करते हैं. V2 would be equal to 35 is V1 divided by value of T1 is 17 degrees Celsius. Really? Is it 17 degrees Celsius? Not at all. Since you are solving Charles law, तो आपको यूज करनी है T1 की वैल्यू in केल्विन, जो कि है 290 केल्विन, जो कि हमने बाद में कैलकुलेट की. इसी तरह T2 की जगह भी जो वैल्यू आएगी वो केल्विन में ही आएगी, विच इज 307. बाय यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस वी विल गेट आवर आंसर 37.05 dm³. एज यू कैन सी दैट द वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड. पहले वॉल्यूम था 35 dm³ और अब वॉल्यूम है 37.05. अब ये वॉल्यूम डबल बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि टेम्परेचर भी डबल नहीं हुआ था. अगर आप टेम्परेचर पे नजर डालें तो वो 290 से 307 हुआ था, और अगर आप वॉल्यूम देखें तो वो 35 से 37 हो गया है. सो थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करने से थोड़ा सा वॉल्यूम ही इंक्रीज हुआ है. तो ये शो करता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर इनमें एक डायरेक्ट रिलेशन होता है. सो लेट्स सॉल्व अ न्यूमेरिकल नंबर 10, व्हिच इज द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न इज टाइटन. इट हैज एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 1.6 into 10 power 5 Pascal. What is the atmospheric pressure in ATM? Is it higher than Earth's atmospheric pressure? So चलिए सॉल्व करते हैं हमारे इस क्वेश्चन को. और इस क्वेश्चन में अगर हम गिवन डेटा की बात करें तो वो है सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न, विच इज टाइटन. बेसिकली ये एक यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है, जिसमें आपको इस पैस्कल में गिवन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कन्वर्ट करना है एटीएम में, और फिर सिंपली उसको कंपेयर करना है विद अर्थ्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. वी नो दैट द प्रेशर व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन इज 1.6 into 10 power 5 Pascal. पैस्कल एक यूनिट होता है प्रेशर का, और पैस्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की सेम वैल्यू होती है. नाउ अब चलते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पैस्कल एंड एटीएम. एंड ये हमने अपने टेक्स्ट में भी पढ़ा था कि एटीएम 1 ATM is equal to 101,325 Pascal. I know कि ये थोड़ा सा लंबा फिगर है, but you have to learn this.
सो अगर एक एटीएम में 101,325 पास्कल्स हैं, सो हम कह सकते हैं कि 101,325 पास्कल्स हैं इक्वल टू 1 एटीएम, क्योंकि ये इंटरचेंजेबल बात है तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब अगर आपने फाइंड करना हो कि 1 पास्कल में कितने एटीएम हैं, सो यू हैव टू डिवाइड दिस। ये होगा 1 डिवाइडेड बाय 101,325 ATM। इतने एटीएम हैं एक पास्कल के अंदर, और हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो पास्कल में गिवन है वो है 1.6 इंटू 10 पावर 5। सो चलिए देखते हैं कि इतने पास्कल्स में कितने एटीएम्स होते हैं। सो यू विल स्टार्ट 1.6 इंटू 10 पावर 5 पास्कल इज इक्वल टू, अब हमें मल्टीप्लाई करना है हमारी प्रीवियस फ्रैक्शन को विद द न्यू नंबर। So simply you will multiply it with 1.6 into 10 power 5। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे, of course you will be having calculator with you to solve such questions, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.58 ATM। अब एक पार्ट तो सॉल्व हुआ, अब अगर नजर डालें आप अपने दूसरे पार्ट की तरफ, तो वो था इज इट हायर देन अर्थ्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये ज्यादा है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड अर्थ्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1 ATM। मैं इसको ज्यादा प्रिसाइसली लिखूंगी, 1 ATM, इसको आप 1.0 ATM भी लिख सकते हैं। सो टाइटन पे प्रेशर है 1.58 और अर्थ पे प्रेशर है 1 ATM। सो यू कैन क्लियरली स्टेट द रिलेशन। सो इट इज क्लियर दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ टाइटन इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ अर्थ। सो यू कैन राइट दैट एटमॉस्फेरिक ऑफ टाइटन, जो कि मून है सैटर्न का। अब आप इसके साथ इसकी वैल्यू भी शो कर सकते हैं, विच वॉज 1.58 ATM इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ अर्थ। अर्थ, और आप ब्रैकेट में अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लिख सकते हैं, इससे कंपैरिजन मिल जाएगा। सो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए रिलेशनशिप, तो चाहे वो आंसर से क्लियरली नजर ही क्यों ना आ रहा हो, जैसे कि हमने इस लिखने से पहले ही देख लिया था कि 1.58 1 से बिगर होता है, इट इज अंडरस्टूड, लेकिन फिर भी आपको फॉर्मल वे में अपना आंसर स्टेट जरूर करना होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स, फाइनली हम एंड कर चुके हैं हमारे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स, और हमने इन सारे न्यूमेरिकल से सीखा है कि हाउ टू कन्वर्ट यूनिट, फिर हमने सीखा हाउ टू अप्लाई बॉयल्स लॉ, हाउ टू अप्लाई चार्ल्स लॉ, और साथ ही साथ कुछ रेशियोज रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिटेल में सॉल्व किया। मुझे उम्मीद है कि अगर इन सारे न्यूमेरिकल्स की वैल्यूज या फिर स्टेटमेंट्स चेंज हो के भी अगर आएंगी, तो यू वुड बी एबल टू अप्लाई योर कॉन्सेप्ट्स इन देयर सोल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि इस सारी चीज़ में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। आई विल सजेस्ट यू कि आप इससे मिलते जुलते कुछ न्यूमेरिकल्स की खुद से भी प्रैक्टिस करें। करना क्या है, सिंपल स्टेटमेंट के अंदर कुछ वैल्यूज़ को चेंज करना है और फिर अपना आंसर निकालना है बाय यूजिंग ऑल द सेम स्टेप्स। इससे आपको एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। हम अपने आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के MCQs, और फिर हम वाइंड अप कर लेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर को। सो तब तक के लिए पूरा चैप्टर रिवाइज कीजिएगा ताकि वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स MCQs पे अप्लाई हो सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।